ISRO built India's first satellite known as options are Aryabhat, भास्करा, रोहिणी, इनसैट 1A। तो इसरो ने जो पहला भारतीय सैटेलाइट बनाया है उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है हमारे पास आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो नाम लिखा गया है, ये जो नाम रखा गया था, ये फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया में। तो ये जो लॉन्च की गई थी ये रशिया से लॉन्च की गई थी भाई। रशिया से इसको लॉन्च किया गया था। और जो ये सरनेम था, जो फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर था भारत का, उसके सरनेम पर ये आर्यभट्ट नाम रखा गया था। और ये फर्स्ट सैटेलाइट थी इंडिया की जो रशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई थी। और इसका जो लॉन्चिंग ईयर था वो था 1975, यानी कि 1975 में पहली इंडिया इसरो के द्वारा बनी गई जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो लॉन्च की गई, जिसका नाम था ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हेल्प करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में। यूपी सुपर डेट 2021, उत्तराखंड ट्रिपल एससी और जितने भी वीडियो वीपीडीओ जितने भी एग्जाम है जिसमें जहां पर भी आपसे जीके और जनरल अवेयरनेस का पार्ट पूछा जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस वीडियो का। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पसंद आ जाए तो यार शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन 2 के साथ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्च गैस डैम फायर के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मार्च गैस को किस नाम से जाने जाता है ये आपको बताना है। तो मार्च गैस डैम्पर फायर, मीथेन को बोलते हैं, बेंजीन को बोलते हैं, एथिलीन को बोलते हैं या फिर इथेन को बोलते हैं। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मीथेन को का जो दूसरा नाम होता है वो है हमारे पास मार्स गैस डैम्पर फायर, इसका सेकंड नेम है मीथेन का। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, जिसमें कार्बन का एक अणु होता है और हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 अणु हैं। ठीक है, और इसको सिंपल एल्केन यानी कि साधारण अल्केन ग्रुप है ये। किसकी बात हो रही है? मीथेन की बात हो रही है, यानी कि CH4 की बात हो रही है। बात करें अगर बेंजीन की, तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है इसमें C6H6, 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन के अणु हैं। एथिलीन की बात करें तो C2H2 जो है वो एथिलीन है। और इथेन की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास C2H6। ये रासायनिक सूत्र हो गया हमारे पास एथेन का। तो मास गैस जो बोली जाती है वो हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, मीथेन को। CH4 जिसको बोला जाता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? 2 तरीके के विटामिन होते हैं, पहला होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है हमारे पास फैट सॉल्युबल। तो अब देखते हैं इसमें यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनमें से कौन सा है? ए है, सी है या फिर डी है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो विटामिन सी होता है वो क्या है भाई? वाटर सॉल्युबल है। ध्यान रखना, आपको सभी को पता है कि आप नींबू जो होता है, नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसको आप वाटर के साथ में डिसॉल्व करके उसको पी सकते हैं। तो वो पानी में घुलनशील है, इसलिए हम बोलते हैं इसको वाटर सॉल्युबल। ये कैसा विटामिन हो गया? वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया। ए डी जो विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन डी, ये कैसे हैं भाई? ये फैट सॉल्युबल है। ध्यान रखना, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल विटामिन को याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको हम बोलते हैं कीड़ा। तो कीड़ा है भाई। अब कीड़ा का क्या मतलब हुआ? के फॉर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये सारे के सारे कैसे हो गए आपके? ये हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है हमारे पास? विटामिन सी। इसका दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। और किन चीजों में पाया जाता है भाई? जितने भी खट्टे फल होते हैं आपके, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ओके, तो इन सारी चीजों में आपके क्या पाया जाता है? टोमेटो हो गया, इनमें सब विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। स्कॉर्बिक एसिड इसका दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के साथ में। एक विशेष अवधि में किसी देश के सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, सपोज 1 साल की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी देश का जो भी इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन बोलते हैं उसको, वित्तीय घाटा बोलते हैं, चालू घाटा बोलते हैं, या फिर व्यापार संतुलन बोलते हैं। तो देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी देश के सभी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक
रिकॉर्ड्स होते हैं पब्लिक के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, या फिर इंटरनेशनल अफेयर, अगर हम बात करें इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में जितने भी इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं भुगतान संतुलन, है ना, पेमेंट बैलेंस जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसका नाम दिया जाता है पेमेंट बैलेंस। ठीक है, तो पेमेंट बैलेंस क्या हुआ कि सभी आर्थिक लेन देन किसी भी एक कंट्री का, उसके देशवासियों के बीच में, कंट्री के बीच में, और किसी बाहरी दूसरी एक्सटर्नल कंट्री के बीच में जितना भी भुगतान होता है उसको हम बोलते हैं पेमेंट बैलेंस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 5 के साथ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, वीडियो हुआ, बीपीडी हुआ, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग लेवल पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, या फिर पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, तो कौन सा क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज बात की जा रही है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो जो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, ध्यान रखना भाई, राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। ओके, और अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या की अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस स्टेट की है भारत में, तो वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश लगभग 19.67 करोड़ जनसंख्या है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो लगभग 8.67 करोड़ के आसपास है, और जो इसका क्षेत्रफल है भाई, जो क्षेत्रफल है इसका 342,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। ध्यान रखना, ये इसका क्षेत्रफल है, और इसकी जो जनसंख्या है वो है हमारे पास 6.85 करोड़। बात क्लियर हुई? तो राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट, पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगर दोनों चीजों को देखें भाई, अगर एक बार नजर डालें कि कौन सा स्टेट जो है एरिया वाइज बड़ा है, बात कर रहे थे हम राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान सबसे टॉप पर बना हुआ है एरिया वाइज। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश एरिया वाइज 4th प्लेस पर है, और पॉपुलेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी टेबल जो आपको दिखाई दे रही है, तो पॉपुलेशन वाइज पहले नंबर पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे नंबर पर है हमारे पास WB यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 6 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है? काटने का मतलब है कि 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। मांडवा नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है, या फिर तापी नदी है? तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जो माही नदी है वो 2 बार कर्क रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये रिवर कौन सी हुई? माही रिवर हुई। बढ़ते हैं आगे। माही रिवर की अगर मैं बात करूं तो माही रिवर कहां से होकर गुजरती है भाई? ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश के भी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वहां से इसका उद्गम होता है, और ये मध्य प्रदेश से निकलती हुई, घूमती हुई इस तरीके से आकर गुजरात के पास जाकर अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है भाई। तो यहां से इस तरीके से अगर मैं मैप की बात करूं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहां से कहीं विंध्याचल से इसका उद्गम होता है, इस तरीके से ये माही रिवर निकलती है और इधर जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इसने 2 बार जो कर्क रेखा है उसको क्रॉस करती है। बात करें अगर लूनी रिवर, तो लूनी रिवर जो है ये जो है राजस्थान से होकर जाती है भाई, और जो अजमेर सिटी है, जो अजमेर फेमस सिटी है राजस्थान का, वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, मांडवी नदी की अगर मैं बात करूं तो जो ये मांडवी नदी है भाई, ये जो है गोवा से होकर निकलती है, और गोवा की जो कैपिटल है पानाजी ना, तो वहां से इसके पानाजी जो है मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। राइट आंसर है जो 2 बार कर्क रेखा
को क्रॉस करती है रिवर, वो है हमारे पास माही नदी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 की। अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण सीटों की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा संशोधन है जो 30% आरक्षण की जो अनुमति देता है? 69th अमेंडमेंट है, 71 है, 74 है या फिर 73 है? तो देखिए राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पर, जो 30% आरक्षण करता है पंचायती राज में वुमेन्स के लिए, तो वो अमेंडमेंट एक्ट था 73। 73वें संशोधन नियम भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में दिया गया है। और इसकी बात करूं तो ये जो 73वें संशोधन में एक नया पार्ट डाला गया था, न्यू पार्ट एस्टैब्लिश किया था, पार्ट नंबर 9 में इसको निहित किया गया है। और आर्टिकल बात करें अगर 243 से 243 ओ, है ना, तो इन 243 से जो शुरू होकर 243 ओ तक जाते हैं, तो उस पे ग्राम पंचायत में आरक्षण जो दिया जाता है उसका विवरण दिया गया है इन आर्टिकल्स में। बात क्लियर हुई? कौन से पार्ट में इसको डाला गया है? 9th पार्ट में डाला गया है। 73वें संशोधन अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो है भाई 11th शेड्यूल्ड में डाला गया है इसको। शेड्यूल कौन सा है? 11th शेड्यूल है। शेड्यूल 11th है, पार्ट 9 है, आर्टिकल जो 243 और 243 ओ तक जो पहुंचता है उसमें इसकी बात की गई है। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% जो सीट को रिजर्व किया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 73वें संशोधन बात करूं अगर मैं 74वें संशोधन अधिनियम में, तो जो 74वां संशोधन अधिनियम है तो वो जो है बात करता है भाई किसके बारे में? जितने भी पार्टीज होती है ना उनके बारे में बात करता है 74वां संशोधन नियम। और जो 69th संशोधन नियम है और ये हुआ था 1991 में, और ये दिल्ली को स्पेशल स्टेट घोषित किया गया था इसको 1991 में। तो वो 69वें अमेंडमेंट एक्ट में भारतीय संविधान में इसको निहित किया गया है कि दिल्ली को स्पेशल स्टेट की एक संज्ञा ग्रांट की गई थी। और जो आदित्यनाथ झा थे इसके पहले गवर्नर रहे थे, फर्स्ट गवर्नर रहे थे इसके दिल्ली के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आंसर आपसे पूछा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर 73 संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था, अमेरिका गृह युद्ध का अंत किस चीज के लिए हुआ? अमेरिकन सिविल वॉर सॉ द एंड ऑफ, मतलब जो एंड हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था? दास्ता यानी कि स्लेवरी पे, जमींदारी पर, साम्राज्य पर यानी कि मोनार्ची पर, या फिर रंग भेद पर? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि जो दास्ता थी, स्लेवरी थी। तो यहां जाके यानी कि जो स्लेवरी प्रथा चली आ रही थी अमेरिका में, तो इसका अंत हुआ था जो अमेरिका सिविल वॉर हुई थी। और अमेरिका की जो सिविल वॉर हुई थी वो स्टार्ट हुई थी भाई 1861 से 65 तक चली है। वो स्टार्ट हुई थी 1861 में, खत्म हुई 1865 में खत्म हो गई थी। और ये नॉर्दर्न और जो साउदर्न पार्ट थे, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट थे अमेरिका के, तो उनके बीच में ये युद्ध चल रहा था। किस चीज को लेकर चल रहा था? कि भाई जो स्लेवरी थी, है ना, जो स्लेवरी थी इसका अंत करने के लिए, इसी का अंत हुआ अमेरिकन सिविल वॉर के साथ साथ, इस प्रथा का अंत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ कबीर दास? कबीर दास किसकी कंटेम्पररी थे? मोहम्मद बिन तुगलक के थे भाई, फिरोज शाह तुगलक के, सिकंदर लोदी के, या फिर बल्लाल लोदी के? तो देखिए राइट आंसर है, जो कबीर दास थे वो थे सिकंदर लोदी के कंटेम्पररी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जो कबीर दास थे भाई ये क्या थे? एक पोएट थे, कवि थे, ये आप सभी को पता है। और ये मेडिवियल, जो मेडिवियल इंडिया था उसके पोएट थे ये, ठीक है। और इनका जो बर्थ प्लेस है, अगर इसकी मैं बात करूं, इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पुरातत्व स्थल भीम बेटाएं गुफाएं डैश में स्थित हैं? कहां पर स्थित है भाई? जो पुरातत्व स्थल है यानी कि यूनेस्को साइट भीम बेटाएं की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है? तो देखिए ये गुफाएं जो है कहाँ मेंशन की गई हैं? ये पुरातत्व स्थल जो बना है वो बना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर, यानी कि एमपी में ये गुफाएं हैं जिनको
भीम बेटका गुफाएं बोलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और यहाँ पर भाई क्या चीज है भाई, ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो रॉक्स हैं यानी कि जो चट्टाने हैं, है ना, जो 750 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है शेल्टर है, रॉक्स के जो शेल्टर पाए जाते हैं और जो 10 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। 10 किलोमीटर के एरिया में 750 जो रॉक शेल्टर का मतलब जो चट्टाने होती हैं, चट्टान, बड़ी बड़ी जो चट्टान होती हैं उनकी वैरायटी की बात की जाती है, रॉक शेल्टर है। और ये सबसे पुराने ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया के अंदर, तो इसीलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसमें पैथोलिथिक और मेसोलिथिक जो स्टेजेस होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट हमारे 10 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के लिए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।